Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राउज अकेडमी लेकर आया है MPPSC MPGK के लिए एक मॉड्यूल जिसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति जैसे सारे विषयों पे एक गहन चित्रण दिया जाएगा। इसकी पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये कोर्स अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे WHO के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इसको अनाउंस किया गया है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी 2023 के अंतर्गत। जब इसे अनाउंस किया गया था, फाइनली इसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। GIDH की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि जितना भी नॉलेज शेयरिंग है, जितनी भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं पूरी कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड, ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मजबूती प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए मुख्य कदम उठाया गया है। इंपॉर्टेंस समझिए, ये इनिशिएटिव जो है, इसका जो फंक्शन है, ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की तरह काम करेगा। बेसिकली इसके अंतर्गत 4 कंपोनेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। पहला कंपोनेंट बात करेगा कि एक ऐसा टूल बनाया जाएगा जो कि आइडेंटिफाई करेगा, एड्रेस करेगा स्पेसिफिक डिजिटल हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंट्री। किस कंट्री को क्या आवश्यकता है, किस तरीके का रोड मैप उसके लिए ज़रूरी है, पहली चीज़ यहाँ पर ये क्रिएट की जाएगी। दूसरा, एक मैप बनाया जाएगा कि ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है और अवेलेबल रिसोर्स क्या है किसी कंट्री के पास, ताकि उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके कोलैबोरेशन के थ्रू। थर्ड कंडीशन में यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स तैयार किया जाएगा, मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, ताकि जितनी भी क्वालिटी अश्योर्ड डिजिटल टूल जो हैं हेल्थ केयर को लेकर, जो इनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, इसको प्रमोट किया जा सके प्रत्येक सेक्टर वाइज। नॉलेज एक्सचेंज की बात करें तो एक स्पेस यहाँ पर क्रिएट की जाएगी फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन, ताकि यहाँ पर जितना भी एक्सपर्टीज़ है डिजिटल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में, उसको आसानी से शेयर किया जा सके। अब देखिए, इंडिया के डिजिटल रिस्पांस को समझिए कि क्या और चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया ने पैंडेमिक के समय एक बहुत ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपना, जिसकी वजह से इंडिया को सक्सेसफुल मिला था जब कोविन प्लेटफॉर्म को लाया गया था, ताकि जितनी भी केसेस हैं उनको ट्रैक किया जाए, उनको केस किया जाए। जो वैक्सीनेशन है उस सभी को लेकर यहाँ पर इंडिया ने कोविन की मदद से, आप देखिए, एक डिजिटल सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया था। एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप सभी को या हमको यहाँ पर रिसीव होता था। तो इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जैसे आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात कर रहे हैं, या हम टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म जैसे ई संजीवनी की बात करें, जिसमें 140 मिलियन कंसल्टेशन हमें मिल जाते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक होलिस्टिकली सभी के पास, आपके डोर स्टेप तक यहाँ पर चीज़ों को डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन 2 प्रोग्राम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे, विच इज़ द ई संजीवनी, ठीक है, और साथ ही आयुष्मान भारत। साथ ही आप इस पर्टिकुलर डिस्कशन या इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आप इस डिस्कशन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ द राउज अकेडमी ऑफिशियल पर मिल जाएगा, या साथ ही आप हमारी वेबसाइट के करंट अफेयर सेक्शन में भी जाकर ये पूरा का पूरा डिस्कशन पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है न्यूज़पेपर को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो सके। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया क्यों अभी भी पीछे रह गया है। करें किस बारे में बात की जा रही है, हम बात कर रहे हैं H1N1, विच मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा ए के बारे में। इंडिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसीज़ बढ़ती हुई देख रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सीजनल इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लूज़ हैं, या फिर इन्फ्लुएंजा ए H1N1, इसका जो डेटा है, अगर हम NCDC के हिसाब से बात करें, विच इज़ द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली
स्पेशली अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें जैसे केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर अचानक से इन्फ्लुएंजा ए विच इज़ दी H1N1 के जो केसेस हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट? क्योंकि इन्हीं स्टेट्स में इससे रिलेटेड, इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड डेथ भी रिपोर्ट की जा रही हैं। साथ ही एनसीडीसी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ H1N1 PDM09 और H3N2 एंड टाइप वी विक्टोरिया लीनिएज स्ट्रेन इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर जितने भी इन्फ्लुएंजास की बात करी थी पहले उन्हें समझ लीजिए कि आखिर ये हैं क्या। देखिए इन्फ्लुएंजा H1N1 जो वायरस है, ठीक है, लेट अस अंडरलाइन हाईलाइट इट हियर। ओके, AH1N1 जो वायरस है ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, इसी की वजह से हम इसे ए बाहर लिखते हैं और H1N1 को अंदर लिखते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो 2009 में सबसे पहली बार डिटेक्ट हुआ था। इसी को हम स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस विच मीन्स एक तरीके का जो एपिडेमिक होता है पिग्स में, उसके कारण फैलता है। हाईली कंटीजियस डिसीज़ है, आसानी से स्प्रेड हो जाती है, फ्रॉम दी जूनोटिक डिसीज़ है, मतलब एनिमल से ह्यूमंस में ये फैल सकती है, सलाइवा हो या म्यूकस किसी भी कारण से। अब देखिए कारण यहाँ पर समझिए कि ये जो इस समय इन्फ्लुएंजा है, एक तो इसका जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहली तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भाई AH1N1 क्या है। इसके अलावा हमने कुछ दूसरे शब्दों के बारे में भी बात करी थी विच इज़ दी AH3N2। तो देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि कॉज किया जाता है इन्फेक्शियस डिसीज़ के थ्रू, जिसे हम फ्लू बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए इनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली, A, B, C और D। इन्फ्लुएंजा ए की जब बात करते हैं तो इसको बहुत अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, और उसमें से ही जैसे हमने AH1N1 पढ़ा है, ऐसे ही एक और टाइप होता है H3N2। तो आप याद रखेंगे पहले तो H1N1 को, इसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें H3N2, ठीक है, तो इसको सबसे पहली बार 1968 में आइडेंटिफाई किया गया था कि इस तरीके का कोई कंडीशन है। अगर हम इसके कंडीशन की बात करें तो ये सिमिलर जो दूसरे फ्लूज में होता है, जैसे कफ, फीवर, बॉडी एक, हेडेक, सोर थ्रोट जैसी, रनी नोज, एक्सट्रीम फटीग जैसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। जनरली अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्शन यूजुअली 5 से 7 दिन और कई बार आपको ज़्यादा दिन के लिए भी देखने के लिए भी मिल सकता है। यूजुअली जो 15 से 50 साल का एज ग्रुप होता है उसके अंतर्गत आपको सबसे ज़्यादा ये वायरस देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, सो याद रखिएगा H3N2 की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हाईली कंटीजियस हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इनसे प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि आपको भाई अपना सेल्फ हाइजीन मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, क्राउड में जाना अवॉइड करिए, अपने नोज़ या आंखों को बार बार टच मत करिए, फीवर, बॉडी एक जैसी चीज़ें हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जैसी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, H3N2 को ही हम हांगकांग फ्लू के नाम से जानते हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस का ही प्रकार है जो कि अगेन हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेस है उसको क्रिएट कर देता है। तो आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, जब हम H1N1 की बात कर रहे हैं तो इट इज़ नोन एज दी स्वाइन फ्लू, वेयर एज H3N2 को हम हांगकांग इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। चलिए, सो कमिंग बैक टू द आर्टिकल जो हम जहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फ्लू वायरस हैं इनको हम देख रहे हैं इंडिया में अभी पिछले कुछ दिनों से, आप देखेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा आप देखिए कि स्प्रेड इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है ना। तो क्वेश्चंस कम कि आखिर ये सारी इश्यूज क्यों हो रहे हैं, तो एनसीडीसी की रिस्पांस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में एक सडन राइज हमें देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली जब आप बात कर रहे हैं 2024 की। यहाँ पर आप देखिए एक सीजनल इन्फ्लुएंजा जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर रहा है, इसकी वजह से आप देखेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारे सिम्टम्स जैसे फीवर, ड्राई कफ, हेडेक, मसल जॉइंट पेन, सोर थ्रोट, रनी नोज जैसी कंडीशन हो रही है। वहीं दूसरे लोगों की बात करें तो कुछ लोग आसानी से एक एक हफ्ते में ठीक हो रहे हैं, किसी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें एक तरीके से नुकसानदायक ही होती हैं, क्योंकि अगर हमारे बहुत सारे लोगों की आप देखेंगे तो पुअर हेल्थ है,
ऑलरेडी कोविड के बाद बहुत सारा हमारा जो पल्मोनरी है, जो हमारे लंग्स हैं, दे आर क्वाइट वीक। ऐसे में आप देखेंगे कि ये सारे वायरसेस की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका ग्लोबल इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से है, ना केवल इंडिविजुअल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, बल्कि जो वर्क है, जो स्कूल एब्सेंटी है बच्चों की, जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी यहाँ पर घट जाती है। इंडिया में यूजुअली अगर हम देखते हैं तो H1N1 विच इज़ दी स्वाइन फ्लू और H3N2 जिसे हम हांगकांग फ्लू के नाम से भी जानते हैं और इन्फ्लुएंजा बी टाइप यूजुअली हमें देखने के लिए मिलते हैं। कारण क्यों? हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास हो जाता है, सब ऑप्टिमल हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, कंडक्टिव वेदर होती हैं जो कि वायरस सर्वाइवल के लिए बहुत आसान हो जाती हैं, वैक्सीनेशन रेट बहुत कम है जिसकी वजह से आप देखेंगे ट्रांसमिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से ये भी पता चला है कि जितनी भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, चाहे आप इन्फ्लुएंजा की बात करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेट्रोलॉजिकल फैक्टर से जुड़े होते हैं। सो क्लाइमेट चेंज इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात की जा रही है ट्रांसमिशन ऑफ दीज वायरल इन्फेक्शन। दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, एबनॉर्मल रेनफॉल पैटर्न्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है वो एक टाइम पीरियड से किसी दूसरे टाइम पीरियड में शिफ्ट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, डायग्नोस किया जाए और टाइमली इसके लिए मेजर्स लिए जा सकें। हाउएवर जो डिस्टिंग्विशन है इन्फ्लुएंजा का दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस से, जैसे SARS-CoV-2, राइनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस, इन सभी से अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे ही देखने मिलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्यों है हमारे पास? वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप देख रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत सारे लोगों की बॉडी में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं, जैसे हम बात करें मैक्सिको, तजाकिस्तान, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ओमान, फिलीपींस, श्रीलंका, इन सभी ने बहुत सारे वैक्सीनेशन के शॉट्स यहाँ पर लोगों को दिए हैं, जो कि अपने आप में एक इफ़ेक्टिव मेजर शामिल हुआ है। विच मीन्स इंडिया की भी अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर ज़रूरी है कि हम इस तरीके की वैक्सीनेशन को, स्पेशली जो बच्चे हैं 5 साल से कम और जो एडल्ट हैं 65 साल से ज़्यादा के, उनको यहाँ पर इस वैक्सीनेशन के रडार के अंदर लेकर आएँ। ओके, चलिए, तो ये था इससे इस आर्टिकल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 100% एफडीआई इन स्पेस सेक्टर विच इज़ वेरी अमेजिंग न्यूज़। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई डिक्लेयर कर दिया है। मतलब इस अमेंडमेंट एफडीआई पॉलिसी के साथ इंडिया अपने स्पेस सेक्टर में जितना चाहे उतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकता है। एक लिबरलाइज्ड एंट्री रूट है कहीं ना कहीं, ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर उनको इन्वेस्ट करवाया जा सके इंडियन कंपनीज़ में, स्पेशली जो कंपनीज स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम कर रही हैं। इस पॉलिसी की अगर बात करें तो इसके पहले जो 74% का एफडीआई था अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोग्राम और ग्राउंड यूजर सेगमेंट को लेकर आया गया है। बियॉन्ड 74% अगर हम बात करते हैं तो इन एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता रहती है। वहीं व्हीकल या एसोसिएट सिस्टम और सब सिस्टम्स की अगर बात किया जाए, चाहे क्रिएशन ऑफ स्पेस स्पोर्ट्स की बात किया जाए या फिर स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च करने की बात की जाए, तो ऐसी कंडीशन में 49% तक का आप देखिए तो यहाँ पर एफडीआई अवेलेबल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बियॉन्ड दिस थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट अप्रूवल इज अगेन नेसेसरी। एडिशनली 100% तक का जो एफडीआई अप्रूव किया गया है वो ऑटोमेटिक रूप में अलाउ किया गया है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की बात करें, सिस्टम या सब सिस्टम्स की बात करें, सैटेलाइट्स के लिए ग्राउंड सेगमेंट की बात करें या यूज़र सेगमेंट की बात करें, इन क्षेत्रों में 100% एफडीआई की गई है। सो अगेन थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं, थोड़ी सी टेक्निकलिटी यहाँ पर शामिल होती है। आप याद रखेंगे 74% एफडीआई किसके अंतर्गत है? ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चर ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट, ग्राउंड यूजर सेगमेंट। 74% से ज़्यादा के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। वहीं 49% तक का एफडीआई अलाउ है लॉन्च व्हीकल एसोसिएटेड सिस्टम में सब सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए।
ऑटोमेटिक रूट परमिशंस को लेकर, और 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट, सबसिस्टम, सिस्टम कंपोनेंट, सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट्स को लेकर। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फंडिंग पैटर्न यहाँ पर इंक्रीज होगा। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो फंड्स हैं इनको बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों में। चलिए, ये तो एक सेक्शन हो गया इस न्यूज़ का। दूसरे सेक्शन की बात कर लीजिए, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम को लेकर। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने लगभग 4100 करोड़ रुपीस का एक आउटले 5 ईयर्स के लिए एक मैनेजमेंट प्लान रिलीज किया है, ताकि जो हमारी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर लें, हिली स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर 90 और 10 के शेयर के साथ फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी काम किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर सेफ्टी फॉर वुमेन स्कीम को भी लेकर कंटिन्यूएशन करने की बात की गई है, कि बजट में 1179 करोड़ रुपए को यहाँ पर लाया जा रहा है, ताकि विमेन सेफ्टी को लेकर काम किया जा सके। इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा भाई? 112 हेल्पलाइन एक्सपेंशन किया जाएगा, ताकि महिलाओं तक इफेक्टिव या जल्दी सुरक्षा के लिए काम किया जा सके। साइबर फॉरेंसिक साइंस लैब्स को बनाया जाएगा पुणे में, कामरूप जो कि असम में है, भोपाल में, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको आसानी से टैकल किया जा सके। इसी के साथ नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर को भी इस स्कीम का पार्ट बनाया जा रहा है, ताकि फॉरेंसिक डेटा को यहाँ पर यूज़ किया जा सके क्राइम्स को रोकने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर एफडीआई क्या होता है। जब हम एफडीआई की चर्चा यहाँ पर करते हैं, तो एफडीआई का मतलब होता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया जाता है किसी कंट्री में, किसी बिजनेस में, जहाँ पर वो जो ये सारी कंट्री या बिजनेस किसी दूसरी कंट्री में लोकेट करता हो। ये इस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस आप को देखने मिल जाएगा, जिसको यूजुअली फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इन विच द इन्वेस्टमेंट इज मेड। सो बेसिकली अगर हम बात करें, एफडीआई कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेकर, कैपिटल फ्लो हो, टेक्नोलॉजी हो, इन सभी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द इलेक्टोरल सीजन एंड रीस्ट्रक्चरिंग द हेल्थ सिस्टम। चलिए समझते हैं आर्टिकल किस बारे में है। देखिए, इलेक्टोरल सीजन आ गया है, ऐसे में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने अपने एजेंडास को लेकर आ रही हैं। सभी के मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, चाहे आप बीजेपी की अभी दो लीडिंग हम उनकी बात करें अगर, तो बीजेपी की बात कर लें या इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं दोनों के जो गोल्स हैं वो हमें ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इनका प्राइमरी फोकस हेल्थ केयर सिस्टम को है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर है, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने को लेकर है, और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम, कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, इस समय अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या का पार्ट बन रहा है, बहुत ज़्यादा पार्ट है हमारे पास। स्पेशली अगर हम बात करें तो हम एक बहुत लमसम अमाउंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर, लोगों के वेलफेयर्स को लेकर यहाँ पर खर्च करते हैं। ऐसे में दोनों पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों का एक मुख्य उद्देश्य है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आप देखें, ट्रैजेक्टरी बाय स्क्रैपिंग MCI, इस्टेब्लिशिंग द नेशनल मेडिकल कमीशन, यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सोशल हेल्थ केयर इंश्योरेंस को बढ़ाना, सभी का गोल ऑलमोस्ट हमें एक जैसा नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतना डायनेमिक है भारत, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और इसी के साथ कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जब हम बात करते हैं तो वो उतना ज़्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलता। विच मीन्स अगर हम IMR की बात करें, MMR की बात करें, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की बात करें या एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ की बात करें, तो इंडिया को आप देखेंगे तो आपको एक ऐसा चौंकाने वाला फिगर मिलेगा जहां वी आर नॉट डूइंग
अ लॉट ऑफ वर्क। आपको शायद इस चार्ट से चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत सारे चैलेंज हैं इंडिया जो फेस करता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को लेके वो 3 गुना ज़्यादा है। ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 3 गुना ज़्यादा कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। डॉक्टर टू पॉपुलेशन का रेशो भी अगर हम बात करें तो 20-20 हज़ार व्यक्तियों पे केवल एक डॉक्टर हमें देखने के लिए मिल जाता है। इनफैक्ट जब हम बिहार के केस की बात करते हैं तो कंडीशन इज वे मोर वर्स। साथ ही प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही कमज़ोर है अपने आप में, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में यहाँ पर बहुत कम नज़र आता है। अलॉन्ग विद दैट ये तो है वो प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो सभी के सामने मौजूद हैं। एक और बहुत बड़ा चैलेंज आता है विच इज़ दी मेडिकल केयर को लेकर एक जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पर हमें मिसिंग देखने के लिए मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत को काम करने की ज़रूरत है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की अगर हम यहाँ पर बात करें, मातृ मृत्यु दर की, उसे कम करना ज़रूरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ज़रूरी है। ऐसी फैसिलिटीज़ बनाना ज़रूरी है जो कि टर्शरी केयर को लेकर भी बात करें। दैट मीन्स एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ कंप्लीट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया जा सके। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ बीमारियां भी बढ़ेंगी, चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, और अगर हम अभी से यहाँ पर रेडी नहीं हुए तो टाइमली इन चीज़ों से निपटने में बहुत मुश्किलात हमें देखने के लिए मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी शेल्टर हाउसेस। ठीक है, ड्वेलर्स नीड विद इन द फोर वॉल्स। कि भाई घर बनाकर तो हमने दे दिया। इंटरिम बजट में देखिए अनाउंस किया गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 करोड़ एडिशनल हाउसेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करने वाले हैं। दैट मीन्स हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है हमारा सभी के लिए घर, उसके अंतर्गत इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए एक कमेंडेबल है, एक बहुत अच्छा अप्रोच है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ क्रिटिकल चीज़ों की भी बात करनी होगी जब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स की। तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा उपहार भी है जनता के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हाउसिंग के अलावा भी, चार दीवारी के अलावा भी देयर आर सर्टेन थिंग जो लोगों को ज़रूरत होगी। मेजर जो एम्फोसिस है वो कहीं ना कहीं हमें अफोर्डेबल हाउसिंग की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेंसेस ऑफ फैक्टर भी हमें देखने होंगे, जैसे थर्मल कंफर्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से रैपिड एक्सपांशन की वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या हमारे पास क्या चीज़ें हैं, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए, या फिर हम बात करें कि क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्या इनोवेशन के तहत हम कंस्ट्रक्शन या इससे आने वाले जो इमिशंस हैं उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही किस तरीके से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं आसपास जहां पर वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। ये सारी चीज़ें भी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहीं अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें जहां पर ये एफिशिएंट करती हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को, ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जब अत्यधिक मात्रा में सीमेंट या स्टील्स का यूज़ किया जाता है विदाउट प्रॉपर इंसुलेशन, इसकी वजह से हीट बढ़ती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे गर्मी या फिर आइलैंड हीट इफेक्ट भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। रिजल्ट इनटू कुछ ऐसी चीज़ें हमें लगाने की ज़रूरत है जहाँ पर कूलिंग अप्लाइंसेस हों ताकि हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम किया जा सके। आप देखेंगे अगर हम इस तरीके की चीज़ों से घर बनाएंगे जहाँ पे कम से कम कार्बन का इमिशन होगा, जहाँ पे कम से कम एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, ऐसे में कूलिंग अप्लाइंसेस की ज़रूरत कम पड़ेगी। कूलिंग अप्लाइंसेस की ज़रूरत कम पड़ेगी विच मीन्स अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट है यहाँ पर आपको कम एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करना होगा। रिजल्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, एंड वाइस वर्सा द सिचुएशन में भी आप जितना ज़्यादा सीमेंट का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा कंडीशन वर्स होगी, कूलिंग अप्लाइंसेस लगाने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, और ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल हीट स्ट्रेस है, जब हम इतने सारे घर बना रहे हैं तो क्यों ना उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो एनवायरमेंटल गोल और हमारे क्लाइमेट गोल को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे इको निवास संहिता। ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल होता है कि किस तरीके से हम
ऐसी बिल्डिंग्स तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। इसी के अलावा जो स्मार्ट घर 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि राजकोट में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुए हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं इनडोर थर्मल कंफर्ट को अचीव कर लिया गया है कुछ ऐसी डिज़ाइंस बनाकर कि कम से कम गर्मी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सो विच मीन्स अगर हम ऑन एन एवरेज यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करने की कोशिश करें तो ये पूरा आर्टिकल फोकस कर रहा है कि कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग हो जो सभी के लिए बेहतर हो, सस्टेनेबल हो और किसी भी तरीके का एक एक्स्ट्रा बर्डन हमें देखने के लिए ना मिले। चलिए, मैंने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। तो समझते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या होते हैं। देखिए, लाइट हाउस प्रोजेक्ट एक तरीके का ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया का पार्ट है, एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जीएचटीसी इंडिया की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है मेन स्ट्रीम बेस्ट अवेलेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना और उनका इस्तेमाल करके आप देखेंगे एक फाइनल शोकास यहाँ पर प्रस्तुत करना कंट्री के लिए। एलपीएच मॉडल की बात करें तो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जो अल्टरनेट है टेक्नोलॉजीज के जो जियो क्लाइमेटिक हजार्डस कंडीशन में बेस्ट काम करती हैं उनको यहाँ पर लेकर काम किया जाता है। यूजुअली अगर हम बात करें सो देयर आर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट अभी जिनको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखेंगे ऐसे 1115 हाउसेज बनाए गए हैं जिनके अंदर बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की गई हैं और इनको बनाने में लगभग 12 महीने लगे थे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राजकोट में ही इस तरीके का दूसरा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। इंदौर मध्य प्रदेश का भी प्रोग्राम रास्ते में ही है। वहीं लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी ये यहाँ पर काम चल ही रहा है। रांची में भी ये काम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगरतला त्रिपुरा में भी अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है। चलिए, बात करते हैं एक दूसरे शब्द के बारे में, इको निवास संहिता क्या है। तो एक ये सीरीज है, कोड्स हैं जिनको डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इंडिया का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है एनर्जी एफिशिएंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को बढ़ाना। इको निवास संहिता 2018 पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि मिनिमम बिल्डिंग एनवेलप परफॉर्मेंस क्रिएट करना है। ऐसी चीज़ें जो हीट ज़्यादा ले सकती हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। हीट लॉस की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर एडिक्वेट नेचुरल वेंटिलेशन डे लाइट पोटेंशियल तो उसको बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इको निवास संहिता 2021 आई और इसके अंतर्गत बात की जा रही थी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सिस्टम है उनको हमें लेकर आना है, बेटर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस लेकर आनी है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को कुछ इस तरीके से बनाना है कि वहाँ पर एयर कूलिंग इम्प्रूव हो। स्मार्ट हाउस के कॉन्सेप्ट लेकर आने हैं। साथ ही साथ घरों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो इस तरीके के मटेरियल से डिज़ाइन किया जाए कि ना केवल आपको बिजली की खपत कम से कम हो बल्कि शीतलता को भी बढ़ाया जा सके। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या नहीं करना है, तो आप मुझे pragya.pandey@raoseacademy.in पर मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.